गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? और आवाज आ रही है आपको अच्छे से? यस, ऑडिबल है ना? सत श्री अकाल जी बेटा, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज तो अलग अलग तरह की विशेष आ रही हैं, पंजाबी विशेष, हिंदी विशेष और इंग्लिश विशेष। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो पहले मुझे बताइए, कल वाला जो हमारा जो था कंसेप्ट, वो याद रहा अच्छे से? नमस्ते। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, सेम चीज। कन्वर्जेंस क्या होता है? हाँ, तो ये हमारे पास में होमोलोगस एनालॉगस कल हमने देखा सारा। ओके बेटा अविनाश, आई विल चेक इट, है ना? सो एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, बायोजियोग्राफिकल मतलब अलग अलग एरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी हमें पता लगता है कि यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ था। जैसा आपने देखा था ना, चार्ल्स डार्विन और वेलेस ने क्या किया, वो घूमते गए अलग अलग जगह पर, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ अंदाजा लगाया। तो ऐसे यहाँ पर अल्फ्रेड रसेल वेलेस, जो कि ये भी घूमने गए थे, इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ड को होल वर्ड, तो इन्होंने 6 रिम्स के अंदर बांट दिया। रिम्स क्या होते हैं? जैसे पुराने टाइम पे हम लोग आजकल बोलते हैं ना कॉन्टिनेंट्स, हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, तो ऐसे कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि पहले उनको इन्होंने रिम्स बोला था, तो इन्हीं को इन्होंने क्या बोला, रिम्स। ऐसा बनाया था। अब कौन कौन से होते हैं हमें यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। और इन सब के अंदर हमको क्या मिला, इन सब के अंदर हमें मिले डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंट टाइप के हमको यहाँ पर ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरिएशन एंड हेरिडिटी क्या होती है। वेरिएशन और हेरिडिटी, बच्चों वेरिएशन मतलब क्या होता है, जो डिफरेंसेस लेकर आए, यस और नो। वेरिएशन जो डिफरेंस लेकर आएगा, और हेरिडिटी जो सिमिलरिटी लेकर आती है। क्या ये हम सही लिख रहे हैं क्या बच्चों? आर यू एग्री विद दिस? जो सिमिलरिटी लेकर आए वो क्या हो जाएगा, हेरिडिटी। और जो वेरिएशन है वो उसका मतलब क्या, वेरी, बदल जाए, यानी डिफरेंसेस लेकर आए। इसका मतलब एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बने यहाँ पर, कुछ वेरिएशन भी आए, कुछ सिमिलरिटी भी आए। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आप को ले लीजिए। आप अपने आप को लेकर सामने रख कर देख के सोचिए कि क्या मैं एग्जैक्ट कॉपी हूं अपने पापा की, अपनी मम्मी की, या फिर मेरे अंदर कुछ चेंजेस हैं, कुछ सिमिलरिटी है ना? आपकी दादी है ना, आपकी दादी, आपकी नानी बहुत अच्छे से बता देंगी आपको, है ना, कि नाक मम्मी जैसा, आंखें पापा जैसी, बोलता दादाजी की तरह है, पैर नानी की तरह है, पूरे खानदान का रिलेशन आपके दादा दादी है ना, वो फूफा फूफी सब निकाल देते हो, है ना? तो उनको बड़े अच्छे से पता होता है सब चीजें ना, असेंबल्ड है। वेरी गुड अविनाश। तो अविनाश ने बहुत अच्छी चीज बताई कि हम लोग असेंबल्ड है ना, तो कुछ कुछ फीचर्स हमारे एक्वायर्ड हैं, कुछ नए हैं, और कुछ हमारे पास सिमिलरिटी है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा चलता रहता है। अगर मान लीजिए सिमिलरिटी ना आए और पूरे डिफरेंसेस आ जाए तो क्या होगा, तो नई स्पीशीज बन जाएगी। बट इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हेरिडिटी चलती है। जब क्रोमोसोम्स आकर मिलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम आएंगे, तो ऑब्वियसली वही तो कैरेक्टर हमारे अंदर आने वाला है, और कुछ चीजें बदल जाएंगी, न्यू कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, जीन रिकॉम्बिनेशन, यस और नो? जीन रिकॉम्बिनेशन। अरे भाई चाय में पिलाऊं क्या? इतना धीरे धीरे यस भी नहीं लिख पाते हम लोग, वाई भी नहीं लिख पाते, क्यों बच्चों? चाय कॉफी कुछ लेना है? ब्राउनी विद आइसक्रीम, ओहो। लस्सी, लस्सी में तो बेटा और नींद आएगी आपको ना, चोपड़ा जी। तो पंजाबी हो ना शायद, था ना, तो चोपड़ा साहब पंजाबी होते हैं, तो क्या पंजाबी डिमांड करते हैं ना वो, सर लस्सी पिलाओ। फिजिक्स के शौक में है सब। अच्छा क्या हो गया बेटा फिजिक्स में? फिजिक्स में पढ़ के हटे हो क्या अभी? ओके, कोई बात नहीं बेटा, सभी पढ़ने हैं अपने को, फिजिक्स भी पढ़ना है, शौक में मत रहो। यस सर, आपसे पहले, ओके ओके। चलिए, तो फिजिक्स के गम से बाहर आइए और अब बायोलॉजी के गम में डूब जाइए। तो क्या है यहाँ पर, मेंबर्स ऑफ पॉपुलरिटी वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं बदलते रहते हैं। क्या लिखा है सामने देखो, इन फैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। क्या मतलब इसका? इसका मतलब आप अपने ब्रदर सिस्टर का एग्जांपल ले लीजिए, सिबलिंग्स का। क्या आपके ब्रदर या सिस्टर एग्जैक्टली आप जैसे हैं?
क्या एग्जैक्टली एक जैसे नहीं, चेंजेस आ जाते हैं ना। और कुछ तो ऐसे होता है ना अपने घर में, है ना, अपने घर में कुछ ऐसे भी होते हैं, अपने मम्मी अपने, है ना, अपने रिलेटिव बोलते हैं तू किस पे गया है, ना मम्मी पे ना पापा पे, कौन है ये लड़का जो है ना, ये किस पे गया, होता है ना ऐसे कभी कभार। ऐसे मिल जाते हैं ना बहुत सारे अपने घर में, दो तीन भाई बहन है और एक के साथ क्या हो गया, यार ये पता नहीं किस पे गया, ना मम्मी जैसा लगता है ना पापा जैसा लगता है ना। तो वो क्या, कुछ वेरिएशन ज्यादा आ गए उसके अंदर। तो इसलिए दो भाई बहन भी, या दो सिस्टर, दो ब्रदर, वो भी एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ बेटा चोपड़ा जी, और अगर हम लोग ट्विंस की बात करें तब तो वो खैर सिमिलर लगते ही है ना, सिमिलरिटी सिमिलरिटी लगता ही है। हाँ मंदिर से उठाया हुआ लगता है ना, मंदिर से उठा के अविनाश को लग रहा है ऐसा। तो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस। अब यहां पर हम बात करें, वापस आ जाए जंगल में, फॉरेस्ट में आ जाए, तो क्या बोला, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्लाइमेट के हिसाब से, फूड के लिए, फिजिकल फैक्टर के हिसाब से, जो वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे, खाना उनको एडजस्ट हो जाए, किसी भी तरह का खाना खा लिया, किसी भी क्लाइमेट में रह सकते हैं, यानी कि क्या बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में, रफ एंड टफ। तो जो रफ एंड टफ होगा वो क्या करेगा, रफ एंड टफ होगा वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइव बेटर किसका होगा, जो रफ एंड टफ। आर कॉल्ड एडेप्टिव और यूजफुल वेरिएशंस, while other are called non adaptive और harmful variation। बच्चों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग है यहाँ पर, नीट के लिए बहुत अच्छी लर्निंग है इस पैराग्राफ में, समझ गए होंगे आप लोग। सरवाइव कौन करेगा, जो क्लाइमेट, फूड और फिजिकल फैक्टर, मतलब जो यहाँ पर थ्योरी, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज जो कर लेगा अच्छे से, और हर सब्जेक्ट के, है ना, वही तो यहाँ पर जीतेगा, वही तो सिकंदर बनेगा। कि बच्चों यस और नो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी आ जाए सर, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फोड़ देंगे। और फोड़ देंगे का मतलब तभी तो सिलेक्ट होगे। आप बोलो कि सर मुझे तो फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, मुझे केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, तो भैया ठीक है, अच्छी नहीं लगती होगी आपको, तो जब नीट का एग्जाम होगा उस टाइम पर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, यस और नो। उस टाइम तो सीधा सीधा एक ही सवाल पूछते हैं हमारे रिलेटिव भी, क्या हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्टर बने या नहीं बने, बस। उस, हाँ उस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है ना, हमेशा दिमाग में, अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता बच्चों ना, सेल्फ मोटिवेशन क्या मिलेगा, इसे हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है, रिलेटिव पूछेंगे डॉक्टर बना या नहीं, बस ये लाइन है ना, ये लाइन, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है जिंदगी का, लाइफ का। क्यों बच्चों, सही है ना बात। आई कांट फाइंड दिस पेज, हाँ बेटा इसमें नहीं मिलेगा ना नंदिता, ये कुछ चीजें जोड़ी गई है ना, अलग से जोड़ी गई हैं। सो कुछ फैक्टर्स है हमारे पास में, तो ये क्या होते हैं एडेप्टिव, और कुछ होते हैं हमारे पास में नॉन एडेप्टिव। और जो लोग हैं नॉन एडेप्टिव, आप लोगों में से नॉन एडेप्टिव, अरे ठीक है मत पढ़ो, है ना, छोड़ दो इस चैप्टर को, बड़ा हार्ड सा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है ना, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया ना, सर ने बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया, तो जो बहुत अच्छा पढ़ा दिया अच्छा लग गया उसको हम 5 5 10 10 बार पढ़ रहे हैं, और जो अच्छा नहीं लगा उसको एक बार भी रिवाइज नहीं किया। पर नीट वाले क्या करते हैं, उनको सब पता है ना कि कौन सा चैप्टर अच्छा लगने वाला है और कौन सा नहीं। जो अच्छा नहीं लगता है उसमें सबसे ज्यादा पूछेंगे, जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, बायोटेक में पूछेंगे, बायोमोलिक्यूल में पूछेंगे, है ना, इवोल्यूशन पूछेंगे, इकोलॉजी पूछेंगे, है ना। तो आपको पता है ये सारी चीजें। द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन वॉज, अब डार्विन ने क्या बताया, asserted that variation which are heritable and which make resources utilization better। जो ऐसे वेरिएशन जो हेरिटेबल हो, मतलब आगे जा सके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या थे सब, मंकी थे ना पहले, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी से बने हम लोग। तो कैसे हम लोग इतने चेंज होते चले गए ना, गुजराती कुछ अलग तरह से लग रहे हैं ना, हिमाचल के जो लोग हैं वो कुछ अलग तरह के लग रहे हैं, जम्मू के लोग कुछ अलग लग रहे हैं, साउथ इंडियन कुछ अलग लग रहे हैं, और हमारे राजस्थानी लोग कुछ अलग लग रहे हैं, अफ्रीकन कुछ और लग रहे हैं, जापानीज कुछ और लग रहे हैं, चाइनीज कुछ और लग रहे हैं। क्यों होता चला गया सर, धीरे धीरे उसके अंदर हेरिडिटी बदलती चली गई। अगर आप किसी खानदान की बात करो, किसी फैमिली की बात करो, तो दादाजी जैसे सब लिख रहे हैं लगभग लगभग। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वेरिएशन जो है वो हेरिटेबल है। हम लोग बदलते चले गए, धीरे 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 चेंजेस आते गए, हैं तो सब होमोसेपियंस, बट आउटरली अपीयरेंस के हिसाब से हम लोग बहुत चेंज हो गए, है ना। तो हेरिटेबल है, और विच मेक रिसोर्सेज बेटर, रिलेशन बेटर। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात नहीं की जा रही दिखने की, नहीं, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, फीचर्स की।
कि क्या वो जो नई ऑर्गेनिज्म बने, क्या वो रफ एंड टफ बने, और अगर रफ एंड टफ बने हैं तो वो सर्वाइव करेंगे बेटर, अडेप्टेड टू हैबिटेट बेटर, अच्छी तरह से रह पाएंगे, और इसलिए, और जो वहां पर जिंदा रहेंगे, जो बच पाएंगे, वो वहां पर रिप्रोडक्शन करेंगे, और जब रिप्रोडक्शन होगा तो मोर प्रोजेनी, और जब बहुत सारी प्रोजेनी बनेंगी, तो आपको पता है जब प्रोजेनी बनती है तो वेरिएशन आते हैं, तो धीरे 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 करके क्या होगा, वहां पर इवोल्यूशन भी हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन या फिर बोला जाए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या मतलब है इसका? तो आप मुझे बताइए बच्चों, नेचर हमें सेलेक्ट करता है या हम नेचर को सेलेक्ट करते हैं? हु सेलेक्ट हु, कौन किसको सेलेक्ट करेगा? नेचर हमें सेलेक्ट करता है, हम नहीं करते नेचर को सेलेक्ट। अभी याद ना जब कोरोना आया था, तो नेचर ने सेलेक्ट कर लिया था किस किस की फाइल क्लोज करनी है ना, तो किस किस की फाइल पे क्लोज बटन पे क्लिक करना था। हाँ, इस तरह से सेलेक्ट किया था ना उसने, तो बच पाए, बेचारे बच गए, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी, उनका क्या हुआ, उनकी फाइल क्लोज। सो इंडिविजुअल विद मोर एडेप्टिव वेरिएशन, बेटा हम लोग हंस रहे हैं, पर सोचो कितना बुरा टाइम था ना वो, है ना, अपने भी कोई ना कोई रिलेटिव नोन कुछ ना कुछ लॉस हुआ था सभी का। तो इस तरह के वायरसेस वगैरह हैं, जो भी इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है ना। ठीक है, पर थोड़ा सा अपन चैप्टर को लाइट बनाने की इस तरह की बातें कर रहे हैं, बट एक्चुअली बहुत बुरा टाइम था, और दोबारा ऐसा ना आए, भगवान करे, क्यों बच्चों? हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुछ लोग तो आज तक भी सेटल नहीं हो पाए ना अपने बिजनेस को लेकर, हाँ, अपनी हेल्थ को लेकर। चलिए खैर, individuals with more adaptive variations are better fit, those are who better fit in environment would be selected by nature। क्या बोला, जो बेटर फिट होगा वो सरवाइव करेगा, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, और जो सेलेक्ट करेगा वो बचेगा, और जो बच जाएगा वो वहां पर आराम से अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, खुशहाल जिंदगी जिएगा देन अदर्स। डार्विन ने क्या बोला इसको, उसको बोला उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोला, नेचुरल सिलेक्शन। पहले तो बच जाओ, सरवाइव कर जाओ, सरवाइव करोगे तो आराम से रहो उस हैबिटेट में, और खूब अपनी वहां पर रिप्रोडक्शन करो, प्रोजेनी प्रोड्यूस करो, एंड इम्प्लाइड इट इज एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और तब यहाँ पर इवोल्यूशन आएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? धीरे धीरे जब प्रोजेनी बनती जाएंगी ना, तो रिकॉम्बिनेशन इतने बनते जाएंगे, इतने बनते जाएंगे, एक टाइम के बाद में इंसान चेंज हो जाएगा। बच्चों, क्या हम लोग भी चेंज होने वाले हैं? क्या हम लोग भी चेंज होने वाले हैं कि आगे आने वाले टाइम में ह्यूमन भी? हाँ, हम भी चेंज होने वाले हैं। उन्होंने फोरकास्टिंग कर दी साइंटिस्ट ने कि हमारी बॉडी जो है ना काफी लंबे हो जाएंगे, हमारा जो हेड होगा वो इस तरह का हो जाएगा, है ना, इंटेलिजेंट काफी हो जाएंगे, हाइट बढ़ जाएगी, बॉडी के ऊपर से ये जो बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं ये यहाँ से रिमूव होने लग जाएंगे, है ना। तो इस तरह के चेंजेस हमारे अंदर भी आगे जाके आने वाले हैं, फ्रॉग जैसे बनने वाले हैं आप लोग सब, सबके सब फ्रॉग जैसे बनने वाले हो, एलियन जैसे हो जाओगे जी हाँ। फिटनेस क्या होता है? बेसिकली फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस का मतलब क्या है? नेचर में आप गए, फिट हो, सरवाइव कर पा रहे हो तो बचोगे, यही फिटनेस है, और अगर नहीं कर पा रहे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाओगे आप, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर है। सो फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या बोला गया, देखो बार बार क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, आपने देखा होगा हर जगह पर क्या लिख रहा है, मोर प्रोजेनी। सब जगह क्या मिल रहा है आपने को, यहाँ भी देखो, यहाँ क्या लिखा था, मोर प्रोजेनी। तो सारा कंसंट्रेशन किस पर है, मोर प्रोजेनी पर, है ना, मोर प्रोजेनी पर कंसंट्रेशन है सारा। इसका मतलब अगर वहां पर प्रोजेनी ज्यादा होगी, मोर प्रोजेनी होगी वहां पर, तो क्या होगा, तो वहां पर वो सर्वाइव कर पाएंगे। It is observed that all adult individuals of population don't have equal chances of mating. Some males with better phenotype are preferred by females. This is called sexual selection. Sexual selection होता है, कौन करता सिलेक्शन? फीमेल करती है, किसका, मेल का। तो बच्चों, क्या हमारा जो पुराना जो इतिहास है, क्या ऐसा होता था क्या रामायण महाभारत के टाइम पर, कि फीमेल सेलेक्ट करती थी मेल को? सुना आपने स्वयंवर? स्वयंवर होता था ना, स्वयंवर। हाँ, सीता माता जी ने भी श्री राम का क्या किया था, स्वयंवर ही तो करवाया था। जिन्होंने वो धनुष तोड़ोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। रावण भी आए थे वहां पर कैंडिडेट बनकर, है ना, रावण भी आए थे ना वहां पर, नहीं तोड़ पाए थे। तो ऐसा यहाँ पर सिलेक्शन होता है। और आज भी हमारी सोसाइटी में क्या होता है, क्या होता है सोसाइटी में, लड़की वाले तो सेलेक्ट करते हैं ना, कि लड़का भाई कितना कमाता है, कैसा है खानदान, सब कुछ देखा जाता है।
उसके बाद ही मैं, हाँ जो, हाँ गवर्नमेंट जॉब देखी जाती है, हाँ गवर्नमेंट डॉक्टर बनेगा या फिर प्राइवेट डॉक्टर है वो भी चेक कराया जाएगा ना। तो ये तो चलता ही रहता है। और इसी बात को लेकर डार्विन को क्रिटिसाइज किया गया था। इससे पूछा गया सवाल कि भैया ऐसा क्यों होता है, सिर्फ फीमेल एनिमल ही मेल को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, अल्फा मेल को, है ना, क्यों कर रहे हैं? तो उसका भी आंसर नहीं दे पाए डार्विन अंकल। देखो आगे उलझने वाले हैं अपनी बातों में। As a result of heritable variation, natural selection, there would be a chance in population characteristics and hence new forms appear to arise. क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि जब ज्यादा प्रोजेनी बनेगी ना तो क्या होगा, ज्यादा जीन रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। आपने देखा ना, एक नई जनरेशन, एक बार जीन रिकॉम्बिनेशन हो गया 1, फिर एक बार हुआ तो ये दूसरी बार रिकॉम्बिनेशन हो गया, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, तो जितने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, सर्वाइवल चेंजेस आते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पीशीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी स्पीशीज। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ज्यादा रिप्रोडक्शन हो रहा है, फास्ट रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पर नई स्पीशीज जरूर बनेंगी। किससे बनेंगी? रिकॉम्बिनेशन से। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, ये लीजिए, इसको भी क्रिटिसाइज कर दिया गया, डार्विन को भी क्रिटिसाइज कर दिया गया। क्या बोला, क्या क्या ड्रॉबैक थे? डार्विन डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स एंड ही हैड नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉज, ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। क्यों होता है? इन्हें क्रोमोसोम वगैरह के बारे में ज्यादा पता नहीं था, जीन के बारे में पता नहीं था। जीन वर्ड तो बेचारे मेंडल भी नहीं बता पाए, यस और नो? मेंडल भी जीन वर्ड नहीं बता पाए थे। क्या करते थे वो भी जीन को बस फैक्टर ही बोलते थे, फैक्टर 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 बोलते रहे, जीन नहीं बता पाए भाई जीन क्या होता था। ऐसा क्यों था बच्चों? बिकॉज मेंडल क्या थे, ये तो मैथमेटिशियन थे ना, मैथमेटिशियन थे बेचारे, वो बायोलॉजी कहाँ से जाने आदमी, इसलिए चक्कर पड़ गया था। और अगर ये बायोलॉजी से होते और थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होती तो शायद ये बहुत अच्छे एनालिसिस कर पाते। दिस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ फिटेस्ट। एक और जबरदस्त चीज क्या बोला डार्विन को लेकर, बट इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। इनसे पूछा गया कि सर्वाइवल तो ठीक है, कोई सर्वाइव कर रहा है, पर वो फिटेस्ट बना कैसे, अराइवल ऑफ फिटेस्ट उस लेवल तक आया कैसे, ये तो बताइए। एक पूरे जंगल में बहुत सारे एनिमल्स, पर वहां पर क्यों कॉकरोच ही सबसे ज्यादा है, या वहां पर डियर ही सबसे ज्यादा है, लॉयन कम क्यों है? इस तरह के आंसर देना ये नहीं करता। डार्विन वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द वाई इन पॉपुलेशन ओनली, ये आ गया वो, ना स्वयंवर वाला कंसेप्ट। ओनली फ्यू इंडिविजुअल डेवलप यूजफुल वेरिएशन एंड अदर हैव हार्मफुल वेरिएशन। कुछ तो अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ अडॉप्ट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है ये भी नहीं समझा पाए। और साथ साथ में सेक्सुअल सिलेक्शन के ऊपर भी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया कि व्हाई व्हाई ओनली फीमेल्स हैव द राइट ऑफ सिलेक्शन फॉर मेटिंग। इसका आंसर इनके पास नहीं था, डार्विन के पास है ना। तो ये कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से डार्विन को भी क्रिटिसाइज कर दिया गया, उनकी भी निंदा कर दी गई, उनकी भी गलत ठहरा दिया गया। और यहाँ तक कि डार्विन ये भी नहीं समझा पाया कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ना अभी तक क्यों है वो, हम पढ़ते हैं ना यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अगर डिसयूज हो गए तो उनको हटा दो, पर अभी भी वो ऑर्गन्स हमारे साथ हैं इवोल्यूशन होने के बावजूद भी, क्यों है ये भी नहीं समझा पाए। और फाइनली सोमेटिक और जर्मिनल वेरिएशन क्या होते हैं ये तो कैसे बता पाएंगे, सोमेटिक जर्मिनल कैसे बता पाएंगे जिनको जीन के बारे में नहीं पता, जेनेटिक्स नहीं पता। तो ये सब आंसर डार्विन नहीं दे पाए। अब हम आते हैं, बहुत ही अच्छा एनालिसिस अपने पास में, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला बेटा ना, ये भी हमारे पास क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेगा कि लेमार्क ने क्या बोला था, डार्विन क्या बोलना चाहते थे। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, किसका, जिराफ का। आपको क्या लगता है, जिराफ हमने देखा था ना, पहला डायग्राम हमारा पहला वीडियो क्या था, छोटा घोड़े जैसा होता था, और धीरे धीरे उसने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लिया, ऐसा हम देखते हैं। पर डार्विन और लेमार्क का कहना कुछ अलग था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट देखेंगे लेमार्क और डार्विन के एक साथ इसी चीज को लेकर। मान लीजिए उनको ये फोटो दिखाते हैं हम लोग, लेमार्क को और डार्विन को, और उनसे पूछते हैं इनको माइक लेकर क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। तो डार्विन क्या बता रहे हैं और लेमार्क क्या बता रहे हैं, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास में लेमार्क है ना, L1 मतलब लेमार्क। तो लेमार्क ने क्या बताया, इन्होंने बताया शॉर्ट नेक एंसेस्टर स्टेज ऑफ जिराफ
neck was stretched and used to feed on leaves of tall trees। क्या हो गया? छोटी गर्दन होती थी पहले लेमार्क के हिसाब से, और वो गर्दन धीरे धीरे स्ट्रेच होती गई, बढ़ती चली गई, और लंबे लंबे जो ट्री होते थे उनको खाने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। पर डार्विन क्या बोलते हैं? डार्विन ने बोला, इसको बच्चों बताना यस और नो करके कि यह बात सही है क्या ये? इन एंसेस्टर्स जिराफ डिफरेंट लेंथ ऑफ नेक वाज इनहेरिटेबल। इन एंसेस्टर्स ऑफ जिराफ डिफरेंट लेंथ ऑफ नेक वाज इनहेरिटेबल, मतलब पहले से हर तरह की गर्दन वाले जिराफ होते थे। क्या आपको ऐसा लगता है? छोटी गर्दन वाले भी थे, बड़ी गर्दन वाले भी थे पहले से? नहीं। क्यों? आप एक वर्ड सुनते हो ना बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बताया था लेमार्क ने। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, जो एक्वायर करोगे ना उनको इनहेरिट कर पाओगे। कैसे करोगे? नीड के हिसाब से। हमारे एटमॉस्फेयर की अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको गर्दन लंबी करनी पड़ रही है, तभी करोगे आप गर्दन। तो सब ऐसे तो बने बच्चों। चलिए खैर, दूसरी बात हमारे पास आती है, सेकंड पॉइंट आता है। नहीं, एक्वायर्ड तो सही था बेटा, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं ना, पर वो एनवायरमेंटल नीड होनी चाहिए ना अविनाश, आगे समझेंगे हम लोग। नेक इन ऑफस्प्रिंग्स इंक्रीज, दिस वाज आल्सो स्ट्रेच्ड एंड यूज्ड टू फीड ऑन लीव्स ऑफ द टॉल ट्रीज। वापस वही बात आ गई, इन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और लीफ पर ये डिपेंड हो गए। जबकि डार्विन ने क्या बोला? एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिराफ विद लॉन्गर नेक वर बेटर एडेप्टेड। जिनकी गर्दन लंबी थी वो तो बच गए, उन्होंने तो पत्ते पत्ते खा लिए और अपना काम चला लिया। पर जो छोटी गर्दन वाले होते थे ना पहले, छोटी गर्दन वाले, वो नहीं बच पाए। ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन ऑफस्प्रिंग विद लॉन्ग नेक इंक्रीज इन नंबर, ये तो बच गए। वाइल दोज विद शॉर्ट नेक ग्रेजुअली डिसअपियर्ड, डिसअपियर हो गए। दिख रहा है आपको नीचे लेटा हुआ? इसकी भी फाइल क्लोज हो चुकी है, दिख रहा है नीचे लेटा हुआ? बेचारा छोटी गर्दन वाला था, ये छोटी गर्दन वाला था। जब चारा खत्म हो गया तो ये सरवाइव नहीं कर पाया, और सरवाइव नहीं कर पाया तो इसकी फाइल क्लोज हो गई है ना, पड़ा है ना नीचे डेड बॉडी। तो ये वो थे जो छोटी गर्दन वाले थे, इनको चारा नहीं मिला, मर गए। अब क्या होगा जब सारे छोटी गर्दन वाले मर जाएंगे तो बड़ी गर्दन वाले बचेंगे, ऐसा बताया डार्विन अंकल ने। तो डार्विन अंकल ने ऐसा बताया। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड क्राइटेरिया, neck in offsprings of giraffe continued to increase in next generation resulting in the evolution of long neck in modern giraffe। क्या बोला है देखो यहाँ पर, सुनना ध्यान से। इन्होंने क्या बोला? जो स्ट्रेचिंग कर रहे थे पुराने, उनकी गर्दन छोटी होती थी, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग कर रहे थे, तो ये जो कैरेक्टर्स थे जिराफ कंटिन्यू टू इंक्रीज इन नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन में ये कैरेक्टर उसके पास चले गए इन द इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक मॉडर्न जिराफ। इसकी वजह से लंबे गर्दन वाले जिराफ बन गए। स्ट्रेचिंग चलती रही, धीरे 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 वो वहां पर कैरेक्टर आ गए। एकदम से नहीं आते बच्चों, हजारों साल लगते हैं उसमें चेंज होने में। जैसे आज हम बोल रहे हैं ना कि जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं उनका उनका कलर कॉन्ट्रास्ट कुछ अलग सा होता है ना, जो मेघालय में जो लोग रहते हैं वो कुछ अलग तरह से होते हैं, साउथ इंडिया में कुछ अलग तरह से रहते हैं ना, बंगाल में कुछ अलग तरह से है ना। तो क्यों है रहा है? वो बहुत लंबे टाइम से वहां पर रह रहे हैं। अगर आपकी फैमिली जाकर ऐसे हजारों साल वहां रहेगी तो शायद आप भी वैसे उस एनवायरमेंट के हिसाब से हो जाओगे। तो ये चेंज तो आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा चेंज आया। जबकि डार्विन ने क्या बोला? ड्यू टू अबव रीजन, कौन सा रीजन? वो छोटी गर्दन लंबी गर्दन वाले, तो सिर्फ लंबी गर्दन वाले, ओनली ओनली लॉन्गर नेक सर्वाइव। ये लाइन थोड़ी सी हमें यहाँ पर गड़बड़ लग गई कि छोटी गर्दन बड़ी गर्दन सब होते थे, पर जो बड़ी गर्दन वाले थे वही बचे, छोटी गर्दन वाले बेचारे डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था, एक ही एग्जाम्पल को लेकर दोनों की अलग अलग सोच, अलग अलग थिंकिंग, है ना। अब हमको ये नहीं करना है कि सर कौन गलत था कौन सही था, हमें जस्ट डिफरेंस देखना है इसका, हाँ? ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन क्या होता है बच्चों? सडन चेंजेस। अभी हमने क्या देखा? कोई भी वेरिएशन कैसे आता है? वेरिएशन आने के दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका तो क्या है? जीन रिकॉम्बिनेशन करके। पर ये कैसा प्रोसेस है? ये है स्लो प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? स्लो।
स्लो प्रोसेस है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया म्यूटेशन कर दो, म्यूटेशन, तो क्या हो जाएगा म्यूटेशन में? म्यूटेशन तो फास्ट हो गया, म्यूटेशन तो फास्ट प्रोसेस होता है। तो म्यूटेशन कैसा हो जाएगा? फास्ट, सडन चेंजेस। सडन चेंज, ड्रास्टिकल चेंजेस एक साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। किसने दी थी बच्चों ये? क्या नाम था उनका अंकल का जिन्होंने ये थ्योरी दी थी? क्या नाम था? ह्यूगो डिवरीज, शाबाश। ना अविनाश ने कुछ ज्यादा शॉर्ट बना दिया, HDV ना, HDTV मत लिख देना वहां पे ना, हाई डेफिनेशन। तो वो ह्यूगो डिवरीज थे, शाबाश। म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिवरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज, या फिर ओनेरथियाना लेमार्कियाना, ओइनोथोरा लेमार्कियाना, इसके ऊपर इन्होंने अपना वर्क किया। ये रहा हमारे पास में वो इवनिंग प्रिमरोज। और क्या देखा इन्होंने? लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली, क्या वर्ड है यहाँ पर? सडनली। हम भी ये बात कर रहे हैं ना सडन चेंजेस की। सडनली होने वाले चेंजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूटेशन। इन पॉपुलेशन आर कॉल्ड म्यूटेशन, इन्हें म्यूटेशन बोला जाता है। एक्चुअली म्यूटेशंस आर सडन चेंजेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किसका होगा? जेनेटिक मटेरियल का चेंज होगा, अदरवाइज तो फिर कैसे आप उसको आगे कर पाओगे कैरी ऑन? बात सही है क्या ये? अगर यहां पर लिखा होता ऑल म्यूटेशंस आर सडन चेंजेस इन सोमेटिक मटेरियल, सोमेटिक मटेरियल, सोमेटोप्लाज्म, तो क्या इनहेरिटेबल होता? नो, डीएनए में चेंज होना चाहिए, क्योंकि क्या है हमारी सेल के अंदर क्या पड़ा है? गैमिड के अंदर क्या बच्चों? गैमिड के अंदर है यहाँ पर सेल, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है इसमें है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर डीएनए में चेंज आना चाहिए। जब डीएनए में चेंज आएगा तभी हमारा वो कैरेक्टर आगे जा पाएगा, अगली जनरेशन में जा पाएगा। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, आगे ना बच्चों वही लाइन देखो दोबारा, क्या बताया मैंने आपको? दो चीज बताई थी ना अभी, क्या बताया था मैंने? इन एडिशन टू जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन ऑल्सो सोर्स ऑफ वेरिएशन। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी, देखो। In addition to recombination, mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA। कैसे? यहां लिखते हैं दोबारा से, ये होता है स्लो, ये होता है स्लो, और ये क्या होता है? फास्ट। फास्ट और कैसे? सडन। सही लगेगा ना, याद रहेगा इससे। स्लो होता है रिकॉम्बिनेशन और ये होता है फास्ट। म्यूटेशन इज डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। बच्चों अभी आपको मैंने क्या बताया था? जीन रिकॉम्बिनेशन तो क्या होता है? रेगुलर होता है। कैसे? जितनी भी बार वहां पर रिप्रोडक्शन होगा, वैसे मान लीजिए ये हुआ एक बार, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, इस तरह से यहाँ पर हर बार क्या चल रहा है? रिकॉम्बिनेशन चल रहा है ना। R1, 2, 3, 4, हर बार हर जनरेशन में यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन चल रहा है। पर क्या होगा? एक बार अगर गलती से कहीं म्यूटेशन हो गया, एक बार म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? यहां से जम करके सीधा हो सकता है वो यहां पर आ जाए, 8th जनरेशन पर पहुंच जाए, या हो सकता है सीधा जंप करके वो यहां पर 150th जनरेशन पर पहुंच जाए, 150 जनरेशन पर पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है क्या? क्योंकि म्यूटेशन का मतलब ही यही है। और या फिर ये पीछे ले जाए, या फिर पीछे मतलब कुछ और बना दे, नया सा अजीबो गरीब सा बना दे। तो ये क्या है? ये है म्यूटेशन, ये वाला है म्यूटेशन जो डिसकंटिन्यूअस है। और ये क्या चल रहा है? इधर इधर चल रहा है जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। सो रॉ मटेरियल होता है हमारे पास में। अकॉर्डिंग टू गुडविल, म्यूटेशन विच कॉजेस इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। तो क्या बोला गुडविल ने? कैसे छोटे छोटे जो होते हैं ना माइनर वेरिएशंस, इनसे एवोल्यूशन नहीं होता, म्यूटेशन से होता है। बच्चों क्या आप एग्री करते हो इस लाइन से? आप इस पैराग्राफ से एग्री हो गया? अरे भाई जल्दी बताइए, क्या आप इस लाइन से एग्री हैं कि ह्यूगो डू ब्रिज तो बोलते हैं कि म्यूटेशन होता है और जीन रिकॉम्बिनेशन से नहीं होता? गलत बात। हम देख तो रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा लिख रहे हैं बच्चों? ये जो मैंने 1 2 3 लिखा है ये क्या है? क्या ये माइनर वेरिएशन नहीं है? ये कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है हमारे माइनर वेरिएशन।
ये चल रहे हैं माइनर वेरिएशन, और ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन तो लार्ज हो गया ना, तो दोनों ही चलते हैं, ठीक है ना। तो माइनर वेरिएशन मतलब वही जीन रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। तो देखा जाए तो क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा चल रहा है ये, ऑलवेज। और म्यूटेशन क्या होता है, कभी कभी। क्या बोलेंगे इसको, लिख दो हिंदी में ऐसे याद रखने के लिए, कभी कभी होता है। अब सही होगी लाइन, म्यूटेशन कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होगा। और जीन रिकॉम्बिनेशन हमेशा होता है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं ना, हमेशा, ऑलवेज। समझ में आई बात। तो यहां पर आकर हमारे ह्यूगो डुबरीज अंकल गलत हो गए, इनकी थ्योरी गलत हो गई। इन्होंने क्या बोला, जो मैंने ढूंढा ना म्यूटेशन वही सब कुछ है, पर ये बात तो गलत हो गया। चलिए जी आगे बढ़े, म्यूटेशन आर रैंडम, ये बात तो सही, यहां तो सही है, रैंडम होते हैं, कभी भी हो सकता है। और डायरेक्शनलेस, डायरेक्शनलेस का मतलब ये मोस्टली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। लिख दो यहां पर, मोस्टली हार्मफुल, और रेयरली यूजफुल। अब आप बोलो सर ऑलवेज हार्मफुल, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ऑलवेज यूजफुल ये भी गलत हो जाएगा। हाँ बेटा नहीं पढ़नी है ना, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है ना, लेमार्क के बारे में। ठीक है ना अविनाश। सो म्यूटेशन यहाँ क्या हो रहा है, रैंडम डायरेक्शनलेस होता है, जबकि डार्विनियन जो वेरिएशन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, यानी कि इसकी बात की जा रही है। कौन से वेरिएशंस हैं, ये वही वापस आ गया, कौन सा, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना, ये डायग्राम देख लिया करो, ये वाला, ये क्या चल रहा है, धीरे धीरे हर बार, हर स्टेप में चल रहा है, धीरे 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 धीरे। ये कैसा हो गया, रेगुलर हो गया ना, स्मॉल हो गया, छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं। और इधर क्या हुआ था, एक बार में, एक ही बार में यहाँ पर इसने काफी बड़ा चेंज कर दिया था, किसने, म्यूटेशन में। Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed mutation caused speciation and hence called as saltation. बच्चों याद है ना saltation, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। नर्वस सिस्टम में पढ़ते हो, सॉल्टेटरी कंडक्शन, जंपिंग। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन यहां पर हो जाएगा, सॉल्टेशन हो जाएगा, किसकी वजह से, म्यूटेशन। जबकि डार्विन क्या बताता था, वो कहते थे धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है। तो एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, वाइल डिवरीज के हिसाब से क्या था, सॉल्टेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख दो इसको ऐसा हम लोग, डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था, ग्रेजुअल, और ह्यूगो डिवरीज के हिसाब से क्या था, सॉल्टेशन, बहुत जल्दी से होता है, ऐसा कुछ यहां पर बताया गया। चलिए जी रैपिड, बिल्कुल। क्रिटिसिज्म ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, क्या क्या था इसके अंदर, क्रिटिसिज्म कैसे क्रिटिसाइज किया गया, याद है ना। पहली गलती क्या की थी इसने, इसने क्या बोला था, सिर्फ म्यूटेशन से ही इवोल्यूशन होगा, कॉम्बिनेशन से नहीं होता, यहां पर गलती आ गई। नेचुरल म्यूटेशंस आर नॉट वेरी कॉमन एज ह्यूगो डिवरीज थॉट। अभी मैंने क्या लिखा था बच्चों, याद है ना, क्या लिखा था मैंने, एक वर्ड लिखा था ना, कभी कभी। क्या होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। म्यूटेशन आर नॉर्मली रिसेसिव एंड हार्मफुल, रिसेसिव और हार्मफुल होते हैं। नॉर्मली लिखा है बच्चों, नॉट ऑलवेज, क्या ध्यान रखना है, नॉर्मली लिखा हुआ है ना। वाइल कैरेक्टर्स टेकिंग पार्ट इन इवोल्यूशन आर यूजुअली डोमिनेंट, तभी तो आगे जाएंगे, तभी तो कैरी ऑन हो पाएंगे ना, जब वो यूजफुल होंगे तभी तो कैरी ऑन हो पाएंगे आगे, अदरवाइज वो रुक जाएंगे, रह जाएंगे ना। चलिए अब आता है मेरे पास में न्यू डार्विनिज्म, क्या होता है ये न्यू डार्विनिज्म, बहुत ही स्मॉल फॉर्म में उसको पढ़ेंगे। जब डार्विन को क्रिटिसाइज कर दिया गया, ह्यूगो डे व्रीज को क्रिटिसाइज कर दिया गया, मतलब इस तरह से सबको क्रिटिसाइज करते चले गए, तो 6-7 लोगों ने मिलकर टीम बना ली। कौन कौन थे ये, नाम नाम ध्यान नहीं रखने अपने को, सुन लो बस, वीजमैन, डिवरीज, स्टेबिंस, टॉप जेंस्की, सेवल राइट। ये सेवल राइट पता है कौन है बच्चों, सेवल राइट है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला पर्सन, जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला पर्सन है ये हमारा सेवल राइट।
और अंश मेयर, अंश मेयर भी यहाँ पर है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि कुछ फैक्टर्स हमारे पास यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं नई स्पीशीज के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? रैपिड मल्टीप्लिकेशन, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन। इसका मतलब खूब सारी जब प्रोजेनी बनाओगे तो वहां पर चेंजेस होंगे, इवोल्यूशन होगा। लिमिटेड फूड एंड स्पेस होगा तो उस स्पेस को छोड़कर वो नई जगह पर जाएंगे, माइग्रेशन करेंगे ना बच्चों, रेडिएशन करेंगे, इस वजह से वहां पर इवोल्यूशन होगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई, अपने एरिया के अंदर लड़ाई। आपने देखा ना वो लॉयन के बारे में सुना होगा आपने, टाइगर के बारे में। एक एरिया के अंदर दो टाइगर नहीं रह सकते, तो अपनी स्ट्रगल के लिए वो स्ट्रगल के लिए एग्जिस्टेंस करते हैं, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं, और फिर अपना एरिया छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। जब नए एरिया में जाएंगे तो फिर नए चेंजेस आ जाएंगे, तो वहां पर हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक वेरिएशन हो सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन। इन तीनों को हम पढ़ेंगे डिटेल में, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं जेनेटिक वेरिएशन। क्यों होता है जेनेटिक वेरिएशन? क्या क्या हो सकता है? जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से, यस बिल्कुल। इसके अलावा हम बोले म्यूटेशन की वजह से, हाँ हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, यस। जीन माइग्रेशन, यस। जीन फ्लो, यस। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, यस। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये होता था हमारे पास में स्लो प्रोसेस, और ये होता था हमारे पास में फास्ट प्रोसेस। कौन सा? म्यूटेशन। और भी चेंजेस यहाँ पर चलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन चीजों को क्या क्या लिखे हैं वर्ड यहाँ पर। जीन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स विच आर यूजुअली कॉज्ड बाय द क्रॉसिंग ओवर। ये आ गया बच्चों वर्ड, वो आप जो लिख रहे थे ना अभी, क्रॉसिंग ओवर वर्ड आ गया यहाँ पर। क्रॉसिंग ओवर होता है, पढ़ते हैं काइजमेटा बनता है, तो सब चीजें ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। इट इज कंटिन्यूस एंड कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। बच्चों क्रॉसिंग ओवर गैमेटोजेनेसिस में होगा क्या? यस सर, ये हमेशा कहाँ होता है? मियोसिस में। और मियोसिस कहां पर होता है? मियोसिस हमेशा गैमेट के लिए होता है। मियोसिस वन में होता है ना सारा काम ये, तो वहीं पर गैमेट बनते हैं। इसलिए यहां पर आपको रिकॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा देखने को। म्यूटेशन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन, हमने पढ़ी लिया, सडन चेंजेस होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली डिफरेंट इन वन और मोर ट्रेड्स। आपको याद है ना बच्चों, वो हॉर्स एंड वो जो डंकी है उनसे मिलकर क्या बनता है? म्यूल बन जाता है, म्यूल, है ना। और ये जो डॉग की ब्रीड्स होती है ना, डॉग की ब्रीड्स, इनको भी हाइब्रिड बना दिया जाता है। और आजकल तो आपने सुना होगा टाइगर का, लॉयन का ना लाइगर बन गया, है ना, टिग्लियन बन गया, हस्की बन गया, बहुत सारे ऐसे ब्रीड बन चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन कर कर। नेचुरली भी होते हैं, हाँ नेचुरली भी होते हैं, पर आर्टिफिशियल भी करा दिए गए हैं। आपने सुना ना एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ब्रीड बना दी जाती है नई नई। जीन माइग्रेशन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं तीनों, समझो। मेरे पास एक एरिया है, सुनना ध्यान से। एक मेरे पास एरिया है, और इस एरिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं इस एरिया में। ये मेरे पास है एक एरिया वन। अब क्या हुआ, यहाँ से कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ से निकलकर कहाँ चले गए? नए एरिया में चले गए, एरिया टू में चले गए। ये है हमारे पास में एरिया टू। तो जो यहाँ से निकल कर गए, जो यहाँ से निकल कर गए और यहाँ पहुंच गए, इसे क्या बोलेंगे? जीन माइग्रेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा? जीन माइग्रेशन। गए तो एनिमल्स हैं, एनिमल गए हैं, और उनके बाद जो जीन का जो पूल था, बंडल ऑफ जीन का जो पूल था, वो वहां पर चेंज हो गया। तो क्या लिखा है यहाँ पर? व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, वहां पर एक नई पॉपुलेशन बन जाएगी। तो होता क्या बेसिकली, क्या होता है वहां पर? जीन फ्रीक्वेंसी changes in the original as well as in the new population। जहां पर ओरिजिनल था वहां पर बदल गया, और जहां नए गए वहां पर बदल गया। एग्जाम्पल के लिए, ह्यूमन में बच्चों आपने देखा ना आई कलर होता है, यस और नो? आई कलर, है ना। तो किसी की ऐसी होती है ब्लैक आईज होती हैं, किसी की ब्लैक आईज है, किसी की ब्लू आई होती हैं, ना, ब्लैक आई ब्लू आईज, किसी की ब्राउन होती हैं, तीनों बी से ही है ना। और किसी की कैसी होती है? ग्रीन भी होती है बच्चों, ग्रीन देखिए आप लोगों ने, ग्रीन आइज देखिएगा आप लोगों ने, ग्रीन आइज। हाँ ग्रे भी होती है ना, भूरी कलर की।
हाँ, तो ग्रे और ग्रीन मान लीजिए ऐसे हैं। अब मान लीजिए सबके सब लोग यहाँ पर रहते थे, तो क्या हुआ यहाँ से 10,000 लोगों में से यहाँ पर कितने लोग चले गए? 500 लोग यहाँ पर चले गए, ज्यादा नहीं गए, सिर्फ 500 पीपल यहाँ पर गए। अब हो सकता है ये जो यहाँ पर ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे और ग्रीन जो यहाँ पर रहते थे, इनमें से 5 लोग थे जो ग्रीन वाले आईज वाले थे, और वो 5 आई ग्रीन वाले कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए इधर, ग्रीन आईज वाले इधर पहुंच गए। तो क्या हो गया? पूरा बंच चेंज हो गया ना। हम पहले क्या बोलते थे? हमारे इस पॉपुलेशन में 5 आई कलर के जीन थे, अब क्या हो गया? 4 रह गए, एक कहां चला गया? एरिया 2 में। समझ में आई बात? यस और नो? वाई और एन? चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा ना इसी बात पर, इसी खुशी में पानी पी लेते हैं ना। वाह भाई वाह। बेटा बताएंगे भैया ना, आगे बताते हैं विनाश। न्यू जीन्स alleles are added to the new population and these are lost from the old population। न्यू जीन किसमें ऐड हो गए? न्यू पॉपुलेशन में, और पुरानी से गायब हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से दोबारा जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, तो एक बार सुन लो क्या होता है जीन फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे पास यहाँ पर टोटल 10 मान लीजिए 10,000 लोग हैं, और आपको पता है ना जो कितनी जीन होती है हमारे अंदर, आपने पढ़ा ना जेनेटिक्स में, 30,000 है ना। 30,000 जीन हम लोग ढूंढ चुके हैं ना हमारे इंसान के अंदर। मान लीजिए इस तरह से सब में अलग अलग मिलेंगे अपने को, कुछ कॉमन होती है, कुछ डिफरेंट होती है। तो ये हमारे पास क्या पूरा बंच है ना। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 10,000 लोगों से, तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 3 लाख हो गई। 3 लाख की मेरे पास फ्रिक्वेंसी है इतने टाइप के। इसमें से जब 500 लोग यहाँ पर गए तो क्या हो गया? इसमें से मान लीजिए 2500 जो जीन थे ना वो इधर आ गए, तो फ्रीक्वेंसी बदल गया। मतलब क्या हो गया अविनाश? कि एक जैसे एग्जाम्पल के लिए 100 लोगों में से या 1,000 लोगों में एक आदमी ब्लैक आइज वाला होता था, 10,000 लोगों में से एक आदमी ग्रीन आइज वाला होता था, तो वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गया? बदल गई। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से अब ओवरऑल पॉपुलेशन में उनका कितना पार्ट था वो यहां पर चेंज हो जाएगा। जीन फ्लो क्या होता है? जीन फ्लो क्या होता है? अगर ये चीजें बार बार होते लगी, एक बार हो जाएगी तो क्या हो लगे? एक बार होगा तो अच्छी बात है भैया, ठीक है हो गया होगा तो माइग्रेशन हो गया। पर अगर ये काम बार बार होने लगे, अगर ये बार बार यहां से जाने लगे, बार बार जाने लगे, तो क्या हो जाएगा? इसे हम बोल देंगे जीन फ्लो। भैया तो रोज रोज निकल के जा रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल अविनाश, ग्रीन कैश में 0 हो जाएगा, सही है। तो क्या बोल रहा है देखो, सुनो लाइन को ध्यान से पढ़ना। if this gene migration happens multiple time, जैसे एग्जांपल के लिए एक कंट्री है, उसमें से 500 लोग उस कंट्री को छोड़कर चले गए, तो हम क्या बोलेंगे? सर ये तो जीन माइग्रेशन हो गया। हाँ एक बार हो गया। पर अगर उस कंट्री से वो बार बार जा रहे हैं, बार बार छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? जीन फ्लो। जीन फ्लो हो गया। सुना ना आप लोग आजकल अपने कंट्री में भी, अपने इंडिया में हो रहा है ना ऐसा। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है ना, कनाडा सुना आप लोगों ने? कनाडा, कनाडा है ना। तो कोई मलेशिया जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, सब अपने जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भाग रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है? यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है लगातार, रोज पता नहीं कितने लोग अपना इंडिया छोड़कर भाग रहे हैं यहाँ से। कितना गलत है ना ये। तो ये क्या हो रहा है? जीन फ्लो हो रहा है हमारा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो जब हमारे पास जीन का बंडल चेंज हो जाएगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो वहां पर एक नया जो कॉम्बिनेशन बना, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा? पॉपुलेशन डिसाइड हो जाएगी। तो ऐसा जीन फ्लो यहाँ पर होता है। और इसी वजह से यहाँ पर माइग्रेशन की वजह से वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन आएंगे तो नई स्पीशीज बनेंगी, नया एवोल्यूशन होगा। अब आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? इफ द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी अकर बाय चांस, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये क्या हो गया? देखो पहले क्या हुआ था,
जीन माइग्रेशन में क्या होता, जीन माइग्रेशन में 10,000 लोगों में से 10,000 लोगों में से क्या होता, सिर्फ 500 लोग गए थे, 500% गए थे, ठीक है ना, यानी बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ लोग गए थे। अब क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट में क्या होता है, ये छोटी पॉपुलेशन में काम करता है, यानी कि मान लीजिए टोटली 500 वहां पर पब्लिक है, और उनमें से 200 आदमी चले गए। अब क्या होगा, सर ये तो बहुत बड़ा वेरिएशन हो गया हमारे लिए। कितने हो गए, लगभग 40% लोग चले गए। यस और नो? जबकि यहाँ कितना मानते हो, ऊपर वाले में, ऊपर का एग्जाम्पल कितना मानते हो, ऊपर गए थे 10,000 में से अगर 1,000 जाते तो उसको हम 10% मानते। ये कितना है, 5% गए, तो ये कितना माइग्रेशन हुआ यहाँ पर, 5%। तो क्या समझ में आया हमको, दोबारा सुनना, इसमें क्या लिखा हुआ है, सुनना पढ़ना आराम से। इफ द चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी अकर बाय चांस, एकदम से हो जाए, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। इसमें एक चीज और लिख दूं मैं सामने, इट इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड बेटर, इट इज ऑब्जर्व्ड बेटर इन स्मॉल पॉपुलेशन। क्या लिखा मैंने, और पॉपुलेशन स्मॉल होगी ना तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा हमको। बेटा फ्रीक्वेंसी बदल रही ना, उसका मतलब उसमें से कुछ जीन डिसअपेयर भी तो हो रहे हैं ना अविनाश, कुछ जीन वहां से डिसअपेयर हो रहे हैं, कुछ नए बनेंगे, इसलिए उसको बोला है। एक तो वहां से शिफ्ट हो गए, शिफ्ट हो गए तो कम हो गए, कम हो गए, नई जगह पर कुछ और कॉम्बिनेशन बन गया, पुरानी जगह पर कुछ और बन गया, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो तीन चीज हमने सुनी, दोबारा से सुन लो। माइग्रेशन मतलब एक दो बार अगर बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ एनिमल चले गए किसी और एरिया में तो माइग्रेशन हो गया। एक पॉपुलेशन से अगर बार बार वहां से माइग्रेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जीन फ्लो। यानी कि क्या बोलूंगा मैं, जीन फ्लो इक्वल टू, जीन फ्लो इक्वल टू क्या बोलेंगे, मैनी जीन माइग्रेशन। ऐसी इक्वेशन बना दे हम लोग। जब बहुत सारे जीन माइग्रेशन होंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, जीन फ्लो बोल देंगे। और ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट माइग्रेशन हो रहा है छोटी पॉपुलेशन में, बाय चांस एकदम से हो गया, इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। चलिए आगे, क्या होता है ड्रिफ्ट, अच्छे से पढ़ते हैं इसको हम लोग। सिविल राइट ने ये दिया था, ये इफेक्ट दिया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम चेंजेस ऑफ जीन और एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन मेयरली बाय, मेयरली मतलब ओनली, मेयरली मतलब क्या होता है, ओनली, सिर्फ और सिर्फ बाय चांस हो, एकदम से हो जाए, इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरी बात क्या है, इट ऑपरेट्स रैपिडली इन स्मॉल पॉपुलेशन। ये आपको क्वेश्चन परेशान कर सकता है बच्चों, इन दोनों पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है और परेशान कर सकता है कि क्या ओनली मेरली बाय चांस शिफ्टिंग से होता है, और दूसरी लाइन ये ऑपरेट रैपिडली इन स्मॉल पॉपुलेशन, दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह पर सही है। ये इसका रीजन है, और ये बता रहा है कि कितना, हाउ मच, कितना होने वाला है। अगर पॉपुलेशन कम हो तो ज्यादा बड़ा दिखेगा, ये दोनों हो गए की चीजें। तीसरी बात, क्यों होता है, वाई, तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट टूट गया बीच में से, आइसोलेशन, सेपरेट हो गए, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, और या फिर कोई एपिडेमिक्स, कोई बीमारियां वगैरह आ गई, होता है बच्चों। अभी आपने सुना था ना एपिडेमिक और पेंडेमिक, क्या डिफरेंस होता है। एपिडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में होने वाले डिजीज, जैसे मान लीजिए कि अफ्रीका में कोई बीमारी आई है सिर्फ अफ्रीका में, तो वो एपिडेमिक्स है। पर जब पूरे वर्ल्ड में आ जाती है तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जब पूरे वर्ल्ड में हो जाए तो क्या बोलते हैं, पैंडेमिक, उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक, वेरी गुड, उसे हम बोल देते हैं पैंडेमिक। तो ये यहाँ पर छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, जेनेटिक ड्रिफ्ट हैव टू फॉर्म्स, क्या क्या होती हैं, पहला हमारे पास है फाउंडर इफेक्ट, और दूसरा हमारे पास है बोटलनेक इफेक्ट। किस किस को ये समझ में आता है, किस किस को अच्छे से आता है बताइए, कौन कौन है बच्चा जिसको अच्छे से समझ में आता है, एक बार बताइए, मुझे पता तो लगे थोड़ा सा।
हाँ जी, किस किस को आता है अच्छे से ये? फाउंडर इफेक्ट और बॉटल इफेक्ट किसके टाइप है? ड्रिफ्ट के टाइप। तो क्या समझाया जा रहा है दोनों दोनों इफेक्ट में? क्या समझाया जाएगा कि कोई ऐसा रीजन बनेगा जिसकी वजह से एक छोटी पॉपुलेशन के अंदर एक बड़ा चेंज आ जाए, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। उसके एग्जांपल्स हैं ये, या बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में हम उनको समझ सकते हैं। तो चलिए देखें वन बाय वन फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। बच्चों आपने फाउंडर वर्ड सुना है? फाउंडर सबको पता है ना फाउंडर क्या होता है? किसी भी कोई आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, कोई कंट्री है, कोई गांव है, कोई जिला है, उसको किसने फाउंड किया था, किसने उसको एस्टेब्लिश किया था, तो उसे हम बोलते हैं फाउंडर, है ना? तो यहाँ भी कुछ ऐसा वर्ड आने वाला है, देखिए। समटाइम्स क्या होता है, देखो, समटाइम्स changes in the allelic frequency is so different in the new sample of population। पहले तो समझ लें होता क्या है एलील। क्या होता है बच्चों? व्हाट इज एलील? एलील इज, यस, जल्दी क्विकली, शाबाश, इट इज alternate form of जीन। alternate form of जीन होती है ना, एलील्स। जी हाँ, एलील हमारे पास होता है। सॉरी, इट इज एलीट हो गया, तो एलीट हो गया, एलील है ना, एलीट हो गया। एलील होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अब यहां पर बोला है कि ये जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ये जो जीन की अलग अलग जो फॉर्म्स है ना, हाँ बेटा बिल्कुल, तो ये जो जीन की अलग अलग फॉर्म है इनको मैंने बोल दिया फ्रीक्वेंसी, यानी जीन फ्रीक्वेंसी एक तरह से देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी बोल दूं तो गलत होगा क्या? वो एक ही तो बात है, और जीन फ्रीक्वेंसी बोल दो, एक ही वर्ड है। जीन फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, इतनी चेंज हो जाती है इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। मतलब क्या हो गया, यहां से कुछ गए थे और यहां पहुंच गए, तो यहाँ पर इनके जो फीचर होते थे, जैसे मान लीजिए हेयर है, आई का कलर है ना, हाइट है, बॉडी कलर है, ठीक है ना, इसके अलावा इसमें जो वो होता है ना अपना सिकल सेल वाला जो हमारे पास सेल होती है, वो वाला कुछ कंसेप्ट है ना ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन के पैटर्न है, उनमें से जब आप यहाँ पर गए तो क्या हो गया, आई कलर बिल्कुल चेंज हो गया, आई कलर टोटली डिफरेंट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन नहीं होता था, यहाँ पर ग्रीन नहीं था पहले, जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर ग्रीन हो गया, ऐसा कुछ हो जाए नया। तो क्या नई स्पीशीज बन जाएगी ये? नई स्पीशीज बन जाएगी ना ये, क्योंकि नया हो गया। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, क्यों होता है देखिए। They become a different species. The original drifted population becomes founder and the effect is called founder effect। अब यहां पर आकर गड़बड़ हो जाती है कि ओरिजिनल किसको बोले, फाउंडर किसको बोले। तो समझना, एक डायग्राम से समझना। ये लीजिए, ये है ओरिजिनल पॉपुलेशन, यहां से कुछ लोग गए एक एरिया में, कुछ गए बी एरिया में, और कुछ चले गए सी एरिया में। माइग्रेशन हो गया अलग अलग, कहां पर हो गया, पॉपुलेशन ए बन गई, पॉपुलेशन बी और पॉपुलेशन सी। अब जैसे आप यहां देखें, अगर आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या क्या था, यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर के और रेड कलर के आपको डॉट दिख रहे हैं, यानी इस तरह के यहाँ पर हमारे पास एलील होते थे या जीन होते थे। पर जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कलर के कुछ अलग ही बन गया ना, कुछ नए से बन गया ना ग्रीन कलर के, ये ग्रीन और पिंक कलर के नए बन गए, यस और नो, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग बन गई, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली ब्लू वाले रह गए, इसमें सिर्फ ब्लू वाले हैं, इसमें सिर्फ रेड वाले हैं, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीन एंड पिंक आ गया, नए चेंजेस आ गए ना। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ सुनना, इस लाइन को दोबारा पढ़ना। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकेम फाउंडर, तो ये जो गए ना ऐसे निकल कर, ये हो गए फाउंडर। ये देखिए यहाँ पर, ये तो हो गई पेरेंट पॉपुलेशन, और ये हो गई हमारे पास में फाउंडर पॉपुलेशन। जो गए वो फाउंडर। ठीक है, फाउंडर कौन है, जो गए थे वो फाउंडर है। हाँ बेटा, ये बाई चांस होता है, डिजास्टर होता है ना, बड़े बड़े कुछ सडनली कुछ डिजास्टर आ जाता है, तब होता है। तो समझ में आया, इसे हम क्या बोलेंगे, पेरेंट पॉपुलेशन। आधे बच्चे तो इसी को क्या लिखते रहते हैं, आधे बच्चे इसको लिखते रहते हैं ओरिजिनल डिफ्टेड पॉपुलेशन, इसी को ऐसा लिखते रहते हैं, ओरिजिनल डिफ्टेड पॉपुलेशन। सर ये है, कुछ क्या लिखते हैं, नहीं नहीं सर, ओरिजिनल डिफ्टेड पॉपुलेशन तो ये है। तो क्या है, बात तो सही है, ओरिजिनल डिफ्टेड पॉपुलेशन तो ये वाली है, और इसी को हमने क्या बोला, इसको हमने फाउंडर बोला है।
इसी को हमने फाउंडर बोला है। ठीक है, तो फिर ये कौन थी? ये थी हमारे पास में पेरेंट पॉपुलेशन, जो वहीं रह गई, जो वहीं रह गई। क्लियर? तो ओरिजिनल पॉपुलेशन और पेरेंट पॉपुलेशन। अब आता है हमारे पास में बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक क्या होता है? आपने सबने बॉटल देखी है? ये हमारे पास में बॉटल, ये इसकी गर्दन हो गई बॉटल की, बॉटल की नेक हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक हमारे पास एरिया है, ये एरिया है, उसमें एक टाइम पर क्या था, उसमें एक टाइम पर यहां पर मान लीजिए 50,000 ऑर्गेनिज्म इसमें रहते थे, इस जंगल में। क्या बोला? 50,000 रहते थे। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसको बताऊंगा कि व्हाइट पार्ट ऑफ बॉटल है ये व्हाइट पार्ट ऑफ बॉटल है ना, ये है। क्या है ये? उस एरिया में 50,000 टिप, जब वहां पर एनिमल रहते थे तो ये कंडीशन थी। पर क्या हुआ? डिजास्टर आ गया, आग लग गई, जंगल में आग लग गई। सुना है आप लोगों ने बुश फायर, है ना, अमेजोन फायर हुआ था ना बच्चों थोड़े दिन पहले। आई थिंक कोरोना के पहले भी हुआ था ना, बुश फायर हो गया था ऑस्ट्रिया में। तो अर्थक्वेक आ जाए, वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाएं, फ्लड आ जाए, स्टॉर्म्स आ जाएं, कुछ भी ऐसा हो जाए, या फिर फॉरेस्ट फायर हो जाए, तो एकदम से वहां पर क्या, आपने सुना था ना, बहुत सारे पेड़ जल गए, बहुत सारे एनिमल जल गए थे बेचारे, जिराफ वगैरह, कैंगरू, जो भी मतलब वहां पे होते थे वो सब के सब वहां जल गए, लॉयन तक जल गए थे वहां पर, जिंदा, है ना। तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म आप कम हो गए। तो 50,000 की जगह पर क्या हो गया वो, 50,000 की जगह पर मान लीजिए वो बेचारे सिर्फ 20,000 रह गए, तो कम हो गई ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इससे हम शो कर रहे हैं यहाँ पर 20,000 से। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन ज्यादा होती थी तो उसको हमने क्या बोल दिया? एरिया वही है, सेम जियोग्राफिकल एरिया, है ना। क्या बोला यहाँ पर? सेम एरिया में ही क्या हो गया? चेंजेस आ गए। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। बोटलनेक्स आर द नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब आफताएं, आपदा, कुछ डिजास्टर्स, डिजास्टर बोलते हैं इसको, डिजास्टर्स आ गए। A sudden change in the environment may drastically reduce the size of population. अब कम तो हो गई, पर क्या होगा? नाउ दिस पॉपुलेशन मेक जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। क्यों? जब 50,000 एनिमल होते थे उनका जीन पूल कुछ और था, जो अब बचे उनका जीन पूल कुछ और है। तो जब ये अपने आप में रिप्रोडक्शन करने लगेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। सर्टेन एलिल्स मे हैव मोर फ्रीक्वेंसी among the survivors, other may be less and some may be absent altogether। कुछ बिल्कुल गायब हो सकता है। मान लीजिए हम लोग इंसान की बात करें, इंसानों की बात करें तो क्या हुआ था यहाँ पर? पहले पहले इस एरिया के अंदर ब्लैक आईज वाले, है ना, ब्राउन आईज वाले, ना, और इसके अलावा कौन सा था? ब्लू आईज वाले, इसके अलावा ग्रे आईज वाले, और कौन से थे? ग्रीन। सभी रहते थे यहाँ पर। अब क्या हो गया? जब डिजास्टर हुआ तो क्या हुआ बच्चों? जब डिजास्टर हुआ तो ब्राउन आईज वाले सब खत्म हो गए, मर गए, ग्रे आईज वाले सब मर गए, और ब्लू ब्लैक आईज वाले सारे मर गए। अब कौन बचा? अब बचे ब्लू और ग्रीन वाले। कौन कौन बचा? ब्लू और ग्रीन वाले बचे सिर्फ। ये कम है पॉपुलेशन, तो जब इनमें आपस में जब क्रॉस होगा तो क्या होगा? हो सकता है कोई नई आई कलर बन जाए। एग्जाम्पल के लिए बताया, इट इज नॉट अप्लाई ऑन द ह्यूमंस, है ना, बेसिकली ये एक जंगल का एग्जाम्पल है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नए ट्रेड्स आ सकते हैं, और जब नए ट्रेड आएंगे तो क्या होगा? नई स्पीशीज बन जाएगी, यानी कि इवोल्यूशन हो जाएगा थ्रू द इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट। सडनली हो गया। सडन क्यों हुआ? कैलेमिटीज आई थी, अपने आप नहीं हो रहा, सडनली हुआ। ये देखो एग्जांपल है। If population that have passed through the bottleneck ultimately recover in size, it may have low level of genetic variation for a long period of time, and this may produce a new species। क्या बोला गया? जब वो एरिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन थी, जब बहुत सारे वहां पर एनिमल होते थे, तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा था, है ना, फूड को लेकर और रिसोर्सेज को लेकर। पर जब ये कम हो गए, जब इसमें से काफी सारे खत्म हो गए जंगल में, तब थोड़े बहुत बचे। और आपको पता है बच्चों, जब थोड़े बहुत बचेंगे, थोड़े बहुत बचेंगे तो क्या होगा? इनके लिए रिसोर्स खुले होंगे, इनके लिए एरिया खुला होगा, सब कुछ फ्री, सब कुछ रिसोर्सेज अच्छे ऐसे अवेलेबल हो गए ना, तो ये आराम से रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने आप को फैलाएंगे, अपनी पॉपुलेशन को फैलाएंगे। तो जब ये वापस से अपनी पॉपुलेशन को फैलाएंगे
क्या होगा, ये जो पीले वाले थे हो सकता है कुछ नई चीज बन जाए यहाँ पर। तो मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर कुछ नए बन गए ये। तो पहले कुछ और जीन ज्यादा होते थे, अब कुछ और जीन ज्यादा हो गए। हाँ, तो इसको हम लोग समझ रहे हैं डायग्राम से। क्या दिख रहा है डायग्राम के अंदर, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, पिंक वाली जो बॉटल्स है ना, बॉल्स हैं, ये भी ज्यादा है इसके अंदर, यस और नो। पिंक बॉल सबसे ज्यादा है यहाँ पर इस टाइम पर। ये एक जंगल है, इसमें डिजास्टर हुआ तो क्या होगा देखिए, ये है पेरेंट पॉपुलेशन। पेरेंट पॉपुलेशन में जब बॉटल कंडीशन आएगी, डिजास्टर होगा ना, रिडक्शन होगा, और उसमें से कुछ एनिमल बचेंगे, और जो बचेंगे और उनमें से जो ग्रो करेंगे, तो ग्रो करने के बाद जो नई पॉपुलेशन बनेगी, तो क्या उसमें पिंक वाले वापस आएंगे क्या ज्यादा, क्यों बच्चों, क्या उसमें वापस से पिंक वाले ज्यादा होंगे, यही कलर ज्यादा आएगा क्या, सेम कलर, नहीं। वेरी गुड अविनाश, नॉट श्योर, यहाँ पर कुछ भी ज्यादा हो सकता है। तो चलो देखें, ये करते हैं स्टार्ट। ये चलिए हमारी बॉटल, कुछ डिजास्टर आया, अर्थक्वेक आया, और यहाँ पर कुछ खत्म हो गए, कुछ यहाँ पर बच गए, और जो बचे उनका क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ पर हमें ग्रीन ज्यादा मिल रहे हैं, यस और नो। यहाँ पर हमें ग्रीन वाली बॉटल ज्यादा दिख रही हैं, ग्रीन वाले हमें ज्यादा दिख रहे हैं। तो क्या हुआ होगा, इनका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स अडेप्टेशन हो गया, तो ये बच गए, यानी कि सर्वाइवल किसका ज्यादा हो गया, ग्रीन का। तो पहले पिंक वाले ज्यादा थे, अब ग्रीन वाले ज्यादा। क्यों हुआ ऐसा, कुछ ना कुछ डिजास्टर आया था, धरती पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। बेटा व्हाट हैपन टू डायनासोर, डायनासोर तो टोटल एक्सटेंड हो गया था ना, उनमें तो बचा ही नहीं इसके अंदर तो। हाँ उसमें भी आप मान सकते हो, और कुछ बच जाते तो, बचा कुछ भी नहीं, दैट्स वाई। कहा हुआ बेटा बी बॉल, उसके बाद तो वेल नहीं है ना, 65 के बाद कुछ मिला ही नहीं अपने को। 65 मिलियन ईयर जब आया था ना, उसके बाद कुछ नहीं मिला उनका, सिर्फ अंडे पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पर कोई ज्यादा आपको सिंगल प्रूफ भी मिला उसका। और होता तो भी हम लोग उनको भी पढ़ रहे होते, है ना, ठीक है ना। और नहीं तो अगर मान लो वहां कुछ बच जाते, है ना, 50-100, उनके अंदर चेंजेस आते, और आज हमारी बायोलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम में एक और चीज जुड़ी होती है ना, डायनासोर्स। और अगर वो होते तो फिर हम लोग पढ़ रहे होते क्या इस तरह से बैठ के, अगर वो होते तो फिर हम लोग नहीं होते। हाँ चलते फिरते गायब कर देते आपको ना, आग उड़ा रहा होता। हाँ आग निकल रहे होते ना, ड्रैगन की तरह, ड्रैकुला की तरह। नहीं बेटा किंग कॉन्ग सही में था ना, किंग कॉन्ग एक असली इंसान था, ये वेस्टनर था बेटा किंग कॉन्ग। अच्छा पलक की बड़ी इच्छा हो रही है ना डायनासोर से मिलने की, बोल रही है, काश वो होते। वो होते तो आप लोग नहीं होते ना, हम भी नहीं होते ना। ठीक है बेटा, किंग कॉन्ग एक है ना वो रेसलर था जिसकी दारा सिंह से फाइट हुई थी। तो ये वास्तव में रियल एक पर्सन था, काफी मोटा हेल्दी पर्सन था, ओके, कोई डायनासोर डायनासोर नहीं था। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एक जंगल है, उसमें एनिमल है, कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है। अब क्या हुआ, इस जंगल में एक डिजास्टर हुआ, यहाँ पर एक अर्थक्वेक आ गया, और ये जंगल यहाँ से बीच में से दो पार्ट के अंदर बट गया। तो क्या हो जाएगा, इधर के एनिमल इधर नहीं जा सकते, और इधर के एनिमल इधर नहीं आ सकते। तो क्या आपस में रिप्रोडक्शन कर पाएंगे ये, क्या इनका आपस में रिप्रोडक्शन होगा, ये जी बच्चों, क्या आपस में इनका रिप्रोडक्शन हो पाएगा, जो पहले होता था अब नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो क्या हो गया, इनका भी जीन पूल, इनका भी जीन बंडल चेंज हो गया, अब इन्हें आपस में ही यहाँ पर रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आइसोलेशन हो गया, फिजिकली वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। हो सकता है यहाँ पर कोई रिवर निकल जाए, हो सकता है यहाँ पर आपने कोई हाईवे निकाल दिया हो, ये लो हाईवे है ना, बीच में से हाईवे निकाल दिया आपने यहाँ से, है ना, टोल नाका लगा के, यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिया आपने इस तरह से, और ये क्या बना दिया, हाईवे बना दिया, कुछ भी निकाल दिया। तो ये आपस में अब नहीं मिल सकते। इट मेंटेन द कैरेक्टर ऑफ स्पेशल स्पीशीज बट कैन लीड टू द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अगर ऐसा इंटरब्रीडिंग आपस में ना कर पाए, टू क्लोजली डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज, तो क्या होगा, लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी में कुछ कैरेक्टर तो एक जैसे रहेंगे और कुछ नए भी आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हिरन, डियर होता है ना बच्चों, बहुत सारे होते हैं डियर के, बहुत सारे टाइप्स होता है, एंटीलोप वगैरह है, बारहसिंगे, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज होती है। तो अगर उनके क्लोजली रिलेटिव जो स्पीशीज थी अगर बदल जाए, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद में वो कुछ नई स्पीशीज बना देंगे। जब भी जीन पूल में चेंज आएगा, यानी कि इवोल्यूशन पक्का होगा। अब इसके टू टाइप्स होते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कौन कौन से होते हैं, नाम सुन लो सिर्फ। दो टाइप कौन कौन से, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन और एक होता है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। मतलब
पहला तो होता है कि फर्टिलाइजेशन ही ना हो पाए, आप हाइब्रिडाइजेशन ना कर पाओ, होगा ही नहीं। और दूसरा, अगर वहां पर क्रॉस हो गया, अगर वहां पर रिप्रोडक्शन हो चुका है, तो वो जो जायगोट है डेवलप नहीं हो पाएगा, और डेवलप हो गया तो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। ये जो म्यूल होता है ना बच्चों, म्यूल, क्या ये सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन है क्या, म्यूल वाला? क्यों, वाई, क्या रीजन है? हाँ, ये फर्टाइल नहीं है ना, दीज आर नॉट नॉट फर्टाइल। तो क्या ये सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए बोला गया ना, रियल वाला नहीं है। जी हाँ, इनफर्टाइल होते हैं बिल्कुल। तो ऐसा समझ लीजिए आप, है ना, और या फिर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन आइसोलेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेबिन्स इन हिज बुक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन। कोई जरूरत नहीं ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, हटा दूंगा इसको, ठीक है ना, इस लाइन को हटा दूंगा, कोई काम की नहीं है, कोई जरूरत नहीं स्टेबिन्स वगैरह पढ़ने की। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बताया था इन्होंने? लार्ज रैंडमली मैटिंग और नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। ये देखा जाए ना बच्चों, तो ये भी इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपने एक इस तरह की एक एरिया ले लिया, है ना, उसमें बहुत सारे एनिमल वहां पर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स वहां पर रहते हैं, रैंडमली मैटिंग, आपस में रैंडमली मैटिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर कर रहा है मैटिंग, वो यहाँ पर मैटिंग कर रहा है, वो यहाँ पर, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पर ये जो लाइन है तीसरी वाली, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है ना, तो क्या लाइन सही है क्या ये, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन? क्या आपको लगता है ऐसा कि एक नेचुरल हैबिटेट में ऐसा होता हो, इवोल्यूशन ना होता हो, लगता है आपको ऐसा? बैक्टीरिया से लेकर और एलिफेंट तक, है ना, छोटे से लेकर बड़े तक, सब में इवोल्यूशन चल रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ये भाई साहब बता रहे हैं कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, इनकी बातें सुन लेते हैं। पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सही बात है। और बात तो सही है कि अगर इनमें इवोल्यूशन नहीं होगा तो फिर तो कांस्टेंट रहेंगे, पर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली क्या है ये? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है ना। द जीन पुल रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा ये बता रहे थे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। जीन पुल कांस्टेंट रहेगा कैसे? सम टोटल ऑफ ऑल एलिक फ्रीक्वेंसी इज वन। क्या बताया इसने? जितने भी जीन की फ्रीक्वेंसी है ना, उसको सम करेंगे तो एक आएगा, वन आएगा फ्रीक्वेंसी। जैसे क्या बोला इन्होंने, P प्लस क्यू इक्वल टू वन होता है। अब P प्लस क्यू क्या मतलब है? तो P का मतलब हो गया जो डोमिनेंट एलील थे उनकी फ्रीक्वेंसी, और जो Q है वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। एलील, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आ गया ना बच्चों, यहाँ पर एलील आ गया ना, ए। मैं आपसे बोलूं बच्चों ए, तो क्या मतलब है? सर ये डोमिनेंट एलील को शो कर रहे हैं, ए स्मॉल ए, सर ये हाइब्रिड को शो कर रहे हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस मिक्स्ड वाला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये एलील को शो कर रहा है। तो जब एलील की बात की जाएगी तो, एलील की बात की जाए तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। और एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन। ये कब होगा बच्चों? जब आप p प्लस क्यू को स्क्वायर कर दो और इधर वन को भी स्क्वायर कर दो, तो ये तो निकल कर आएगा, ये बन जाएगा ना, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन। अगर बच्चों आपको मैं कुछ बताऊं, मेंडल वाला जो हमारा था ना, मेंडल वाला जो कंसेप्ट था, उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखिए ध्यान से सुनना, ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं, टी प्लस टू टी प्लस स्मॉल टी, आ गया समझ में? यानी कि क्या हो गया, टी प्लस टी प्लस टी प्लस स्मॉल टी, ऐसा होता था ना वो हमारे पास जो रेशियो आता था, वही तो है ये, ऐसा निकल के आ रहा ना रिलेशन, बस सेम चीज हो गया। अब यहाँ पर पी स्क्वायर क्या है बच्चों? तो पी और पी स्क्वायर में क्या फर्क है? पी स्क्वायर है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद जीनोटाइप, इसका मतलब पी किसके लिए था, एलील के लिए, और पी स्क्वायर किसके लिए बच्चों, यह है जीनोटाइप के लिए। यह ध्यान रखना आप लोग, ये जीनोटाइप को शो कर रहा है। तो पी स्क्वायर किसको शो कर रहा है? पी स्क्वायर शो कर रहा है कैपिटल टी को, टू पी किसको शो कर रहा है, टी और टी को, हाइब्रिड को,
और क्यू स्क्वायर किसको शो कर रहा है? रिसेसिव को शो कर रहा है ना। बस पी स्क्वायर ये हो गया, क्यू स्क्वायर हमारा हो गया वो स्मॉल के लिए हो गया, और 2pq क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद जीनोटाइप ए यानी कि हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस ये कैसा है? होमोजाइगस। ये कैसा है? होमोजाइगस। इनके लिए तो जब जीनोटाइप आएगा तो आप स्क्वायर लगा दोगे, है ना, और जब एलील आएगा तो उसके लिए क्या करोगे? सिंपल वर्ड लिख दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास में यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो इस हार्डी वेनबर्ग को अफेक्ट कर सकते हैं। इसको अफेक्ट कर सकते हैं कैसे? जीन माइग्रेशन, क्या बोला था हमने? ये फिक्स होना चाहिए था, इसके बाहर कोई ना जाए और अंदर कोई ना आए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं होगा। तो जब भी जीन माइग्रेशन होगा, जीन फ्लो होगा, तो आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अफेक्ट कर जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि जो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 वाली जो बैलेंस है ये बिगड़ जाएगा इस वजह से। दूसरा रीजन क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट से हो सकता है। ड्रिफ्ट और भी तेज होगा बच्चों। ड्रिफ्ट का मतलब तो और तेज चेंज आ गया। म्यूटेशन से हो सकता है, सडन चेंजेस है, बड़े म्यूटेशन हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, और इवोल्यूशन हो सकता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो करता ही है, स्लो फॉर्म में धीरे धीरे कर ही रहा है। तो यानी कि हार्डी वेनबर्ग क्या बोलता था कि रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से, तो है ना। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन जो नेचर सेलेक्ट करता था वो बचेंगे, पर हार्डी वेनबर्ग के हिसाब से तो सब के सब बचने चाहिए, सब एसिडिस रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर गड़बड़ कर रही हैं क्या? ये बता रहा है कि इन कंडीशन को जो कि प्रैक्टिकली होती हैं इनको अवॉइड करो, और ये तो होंगी होंगी। इसका मतलब यहाँ लिख दो मैं, इवोल्यूशन तो होकर रहेगा। इवोल्यूशन तो होगा ही, होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे हिंदी लिख दिया मैंने, होगा ही होगा, अब उसको नहीं रोक सकते। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर। छोटा सा एक पॉइंट है हमारे पास, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ना, केवल बस 2 स्लाइड का बच्चों, आराम से सुन लो। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? एक ग्राफ बना दिया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी वो किसकी? इंडिविजुअल्स की, कितने ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये क्या है? फिनोटाइप, यानी कि किस टाइप के होंगे। जैसे हाइट की बात कर लो, बॉडी वेट की बात कर लो, कलर की बात कर लो, आई कलर की बात कर लो, कुछ भी हो। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है ना, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि इस ग्राफ में क्या चेंज आ सकता है। क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये ग्राफ ऐसा हो सकता है? कुछ भी, जो भी चेंज आ जाए, तो ये इधर शिफ्ट होगा, उधर शिफ्ट होगा, जो भी, तो वो जो चेंज आएंगे मतलब सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। और अगर ये स्टेबल है, इसका मतलब वहां पर इवोल्यूशन नहीं होने वाला। तो देखिए क्या क्या टाइप होते हैं इसमें। 3 टाइप होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव, और एक होता है हमारे पास में डिसरप्टिव। डिसरप्टिव क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर हमें दिख रहा है ये स्टेबलाइजिंग, मतलब ये जो हमारा ना ग्राफ ऐसा चेंज हो गया, मतलब क्या हो गया? ये नैरो हो गया, नैरो। वाई? ऐसा इसलिए हुआ, ये जो हमारे पास है ना बच्चों, ये जो हमारा कॉर्नर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉर्नर को, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू 1। और ये वाला जो कोना है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम 2। ठीक है, और ये बीच में क्या होता है बच्चों? बीच में ये हमारा क्या है? एवरेज। इस तरह से होता है, ठीक है ना, ग्राफ के साथ। तो ये पॉइंट हमारा कम है, ये पॉइंट कम है, और ये पॉइंट ज्यादा है। कैसा होगा? तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्सट्रीम और ज्यादा नैरो हो गया। हाँ, और ये वाला जो था ये बढ़ गया, तो ये तो कम हो गया, और ये जो था बढ़ गया। ऐसा कैसे होगा? है ना, तो ये है डायरेक्शन में क्या हो गया, इसका जो सेंटर पॉइंट था यहाँ से इतना ये खिसक चुका है ना, सरक चुका है, आगे की तरफ बढ़ चुका है, इतना मूव कर गया। और यहाँ पर क्या हो गया इसमें, इसमें तो ये जो हमारा एवरेज था वो तो यहाँ रह गया, और 2 नए पीक बन गए यहाँ पर डिसरप्टिव के अंदर। हाँ, मीन वैल्यू के हिसाब से, बिल्कुल बेटा। चलो समझते हैं इसको, एक टेबल के अंदर समझते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। हमारी एनसीईआरटी जो देखा ना पैराग्राफ, उसको इस टेबल से समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेबलाइजिंग फेवर्स फिनोटाइप, किसको फेवर करता है? एवरेज फिनोटाइप को फेवर करता है। मीन वैल्यू इसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एनवायरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और गेट्स हायर एंड नैरोअर। हायर और नैरो पतला हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? एग्जाम्पल देखो, मोर्टेलिटी इन ह्यूमन बेबीज, मतलब क्या है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जो नॉर्मली बच्चे पैदा होते हैं ना, उनका वेट क्या होता है बच्चों? मान लीजिए 2.5 kg, है ना। और अगर एक बच्चा 800 ग्राम का पैदा हुआ,
और एक बच्चा 4 kg का पैदा हो रहा है, 4.5 kg का, तो किनके मरने की रेट ज्यादा है, किसके लगता है आपको, कौन ज्यादा बचेंगे? मान लीजिए सब 100 बच्चे पैदा हुए एग्जाम्पल के लिए, ये भी 100 पैदा हुए थे, ये भी 100 पैदा हुए थे, और ये भी 100 पैदा हुए थे, टोटल 300 बच्चे पैदा हुए थे, तो कौन कौन मरेगा इसमें, मतलब कौन बचेगा, कम बचेंगे ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए 800 जो था ना, इनमें से मरने के बाद कितने रह गए, ये सिर्फ यहाँ पर 15 ही बच पाए, होता ना एनआईसीयू में डाल देते हैं, है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, वैसा बच गया। और ये जो 4.5 वाले थे, ये भी बहुत कम बचेंगे, बहुत ज्यादा वेट था ना, ओवर वेट थे, तो पार्थिव के टाइम पर डेथ हो गई, तो मान लीजिए 10 ही बचे, तो अब कितने रह गए, 125 रह गए। सबसे ज्यादा कौन है, वो है 100। समझ में आई बात? तो ये इधर लिख रहा है ना, इधर आपको यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ये कम वेट वाले कितने हैं, 15, है ना, और ये कितने हैं, 10, पर जो 2.5 वाले थे वो कितने हो गए, 100। ये 2.5 वाले तो ये हो गए, और 4.5 kg वाले ये हो गए, और 800 ग्राम वाले कौन हो गए, वो ये हो गए। समझ में आ गई बात? एवरेज वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, पीक आ गया उसका। क्या एनवायरमेंट चेंज हुआ क्या यहाँ पर, कोई डिजास्टर आया, कुछ हुआ नहीं, एनवायरमेंट कांस्टेंट रहा। मीन वैल्यू क्या है, जो बिल्कुल ना सेंटर वाली वैल्यू, ये जो सेंटर में जो हाइट होता था ना अपना, ये बिल्कुल नो चेंज रहा, अनचेंज रहा, ऐसा हो जाएगा। दूसरा आता है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या होता है, सेकंड में हमारे पास जो डायरेक्शनल, इसमें क्या होता है, वन एक्सट्रीम, एक तरफ झुक जाएगा ये, मतलब ये जो हमारा एक्सट्रीम था और ये जो हमारा एक्सट्रीम था, तो क्या हो गया है, ये हमारा ग्राफ एक तरफ खिसक गया। ऐसा कब होता है, एक एक्सट्रीम को फेवर करता है ये, ऑलवेज चेंज। यहाँ पर हमारे पास एनवायरमेंट हमेशा चेंज होता है ना, तो मीन वैल्यू बदलेगी, एनवायरमेंट चेंज होगा, और जो हमारा जो पीक है, पीक वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया ना पीक, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, पीक शिफ्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, क्या होता था इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म में, क्या होता था उसमें, एनवायरमेंट चेंज होता था क्या, यस सर, वहां पर एनवायरमेंट चेंज होता था। कैसे, पहले वो व्हाइट मॉथ वाले होते थे, फिर डार्क मॉथ होते थे, बदल गए, तो यहाँ पे इसका पीक भी बदल जाएगा। और डिसरप्टिव में क्या होता है, डिसरप्टिव के अंदर दोनों वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है बच्चों, इसको मैं एक बार कल दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को, है ना। तो कल मिलते हैं, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा है ना गड़बड़ लगी, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे एग्जांपल लेने पड़ेंगे 2-3, तब समझाऊंगा ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग दोबारा से कल कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर, थैंक यू, बाय बाय। एक बार आप लोग भी ड्रॉ करना है इसको ना।